हेलो एवरीबॉडी, मैं अनुराग पाठक। तो आज के सेशन में हम आपको एक नए टाइप के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करेंगे और सिखाएंगे कि जब क्वेश्चन इवैल्यूएट पे स्टार्ट होता है तो उसको कैसे आंसर करना चाहिए। ये बिल्कुल अलग हो जाता है इसका डायमेंशन। इसमें आप वो नहीं कर सकते जो आप एनालिसिस कर रहे हो या डिस्कस कर रहे हो। इवैल्यूएशन का एक सेट सेट पैटर्न पे ही आप आंसर दे सकते हैं। तो मिशन 5000 ये एक मिशन है जिसमें हम हमारी टीम ये एम करती है कि आपको 5000 आंसर्स लिखने का मौका दें, आपके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करें, जिससे कि आप 5000 क्वेश्चन लिखो। और मकसद ये है कि जब आप 5000 क्वेश्चंस को लिखोगे और हमारे सपोर्ट से हर दिन हम आपको इम्प्रूवमेंट के लिए एक सजेस्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, आपके आंसर में रिफाइनमेंट आएगा। तो डू ज्वाइन दिस mission. Now, what are the benefits? So we have the list of benefits that we'll see in the later part of this session. तो आज मैं आपको इस मिशन को, इसका उद्देश्य क्या है और ये कैसे काम करता है, एक क्वेश्चन के बेसिस पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कहता क्या है। इवेलुएट द सक्सेस एंड लिमिटेशन ऑफ अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन ASIIM in fostering entrepreneurship among SC STs youth। और मेरा दावा है आप में से 90% बच्चे फेल हो जाएंगे इस क्वेश्चन का डिमांड निकालने के लिए। और ये ऐसी चीजें हम ट्रेन करते हैं जब आप मिशन 5000 में ज्वाइन करोगे तो। क्यों फेल हो जाओगे? आप सबको ये अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन ही मेन क्वेश्चन लग रहा होगा, जबकि ये है नहीं। ये सपोर्टिव पार्ट है, इट इज नॉट एन अ मेन पार्ट। तो मेन पार्ट क्या है क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है जिसको आपको एनालाइज करना है पूरे जगह पूरे समय में, वो है फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमें देखना है कि जैसे मैंने ब्लूप्रिंट की स्ट्रेटेजी आपको बताया था कि हर जब आप पैराग्राफ या अपने डायमेंशंस को लिखोगे तो आपको देखना है कि जो ये हमारा असीम है ये कैसे फॉस्टरिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सक्सेसफुल बना रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह का रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है जिसमें कि जो इंडिविजुअल है वो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है और एक आइडिया को ट्रांसलेट करता है, जैसे कोई सोसाइटी का प्रॉब्लम या इकोनॉमिक हो या सोशल इशू के बेस में कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। उसके तहत वो कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विसेज या टेक्नोलॉजी बनाता है जिससे कि उसको कंपनसेशन के रूप में कुछ इनकम अर्न हो। अब इसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशंस क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के? ये डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट में, रेवेन्यू जनरेशन में, मार्केट शेयर में। इसके सोशल डायमेंशन है, सोशल चेंज लेकर के आ रहा है कि नहीं, मार्जिनलाइज सेक्शन को उसमें इंक्लूड कर रहा है कि नहीं। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, एआई और फाइनटेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक हो रहा है कि नहीं। देन कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है कि नहीं, कल्चरल जो फीचर्स है उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है कि नहीं। इंस्टीट्यूशनल डायमेंशंस भी होते हैं कि क्या गवर्नमेंट स्कीम्स और वेंचर कैपिटल जैसे चीजों के साथ क्या उसको सपोर्ट मिल रहा है, लिंकेजेस हो रहा है कि नहीं। इसी के संदर्भ में ये सारे फैसिलिटीज नए नए स्टार्टअप्स को मिलें, इसीलिए कॉन्सेप्ट होता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन होता क्या है? जब बच्चा पैदा होता है अपनी माँ की कोख से तो उसको बहुत सारे सराउंडिंग से बचाने के लिए इमीडिएटली हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, उनको इंक्यूबेशन में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। आपने देखा होगा बच्चों को उस लाइट पे सेकते हैं और फिर एग्जैक्टली उसी तरह से ये इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे हम रेडी करते हैं छोटे छोटे स्टार्टअप्स। तो होता क्या है इंक्यूबेशन? एक तरह का स्ट्रक्चर सपोर्ट होता है। अच्छा, ये हर जगह होता है, प्राइवेट लेवल पे होता है, गवर्नमेंट देखो ये इनिशिएटिव, और यहीं पे तो गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल वाइब्रेंट गवर्नमेंट है कि सिनेरियो के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो इंक्यूबेशन सेंटर में स्ट्रक्चर सपोर्ट मिलता है, किस लिए? किसी के आइडिया को बिजनेस में ट्रांसलेट करने के लिए। एक तरह का ये नर्सरी स्टार्टअप है। और इसको क्यों किया जाता है? क्योंकि स्टार्टअप्स के साथ एक चीज होता है कि वो बड़े पैमाने पे फेल होते हैं। तो इनका मेन मकसद है कि स्टार्टअप की जो फेलिंग ट्रेंड्स हैं उनकी जो रेट है उसको कम किया जाए, है ना। बहुत तरह से सपोर्ट किया जाता है, फिजिकल इंक्यूबेशन, वर्चुअल, सेक्टर स्पेसिफिक, टेक स्पेसिफिक इंक्यूबेशन फैसिलिटीज होती है। इसके कंपोनेंट भी बहुत होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग, मेंटरशिप, नेटवर्क, किसी भी तरह से इसको दिया जाता है। ओके। तो अब जब आप एंटरप्रेन्योरशिप जान गए, इंक्यूबेशन का मीनिंग जान गए, अब जो मैंने कहा कि मेन डिमांड क्या है, फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। फोस्टरिंग मतलब सक्सेस बनाने के लिए जो एफर्ट है या जो सक्सेस कैसे किया जाए। तो सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप
डायमेंशंस पे तय होते हैं। एक्सेस टू फाइनेंस, किसी को लोन कितने आसानी से मिल जाता है ना, क्योंकि लोन एक बड़ा चंक देता है और उससे बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, और बड़े बड़े चीजों को हम जल्दी एक्सेस कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं अपने माइलस्टोन को। तो कौन कौन सा फाइनेंस? वेंचर फंड, सीड्स फंड्स, लो इंटरेस्ट लोन, बहुत सारे लोन गवर्नमेंट भी देती है, उस पर एक्सेस है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। देन मार्केट लिंकेजेस, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कनेक्टेड है क्या, हम हमारी प्रोडक्ट के पास ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है कि तुरंत मार्केट में हम उसको ले आए। देन मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग, कि किस तरह के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, लीगल सपोर्ट है। बहुत सारे आप ये ओटीटी में सीरीज देख सकते हैं कि कैसे इतनी इंपॉर्टेंस इन सब की भी होती, लीगल सपोर्ट की भी होती है ना, बहुत सारे आइडियाज आपको मिलेंगे। देन इसके अदर भी डायमेंशंस होते हैं, डिजिटल नेटवर्किंग है ना, स्किल्स डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी डिपेंड कर रहा होता है कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं। पॉलिसी सपोर्ट है कि नहीं, कितने गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उसका बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं। बहुत सारी पॉलिसीज होती है जो हमें पता नहीं होता है, तो ये इंक्यूबेशन सेंटर्स का ये काम भी होता है कि पॉलिसी से इंटीग्रेट कराएं, बेनिफिट्स को जोड़ें। अब ये जानते हुए हमको ब्लूप्रिंट बनाना है यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इवेलुएट। अच्छा, ब्लूप्रिंट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर हर बॉक्स एक पैराग्राफ या आपके डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपका हैबिट है कि आप पैराग्राफ्स में आंसर लिखते हो, तो ईच बॉक्स रिप्रेजेंट अ ब्लूप्रिंट ऑफ नो। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी बॉक्स में आंसर लिखने लग जाना। इसमें केवल आपको करना क्या है कि एक बॉक्स बनाना है क्वेश्चन के नीचे, 8 बॉक्सेस, और उसमें आइडियाज लिखना है। अच्छा, मैं इंट्रोडक्शन में ये लिखूंगा, फिर मैं इसके बारे में ये थोड़ा सा बता दूंगा यहाँ पे, और ये डेटा लिख दूंगा। तो प्लानिंग करना है यहाँ पे। यहाँ पे आया तो मैं यहाँ कुछ इस तरह से लिखूंगा, ये डायग्राम भी बना सकता हूँ मैं ऐसे, है ना। फिर यहाँ पे इसके बारे में ये डेटा, ये एग्जांपल्स, अपना प्लान करना है, ऐसे प्लानिंग करनी। अच्छा, इसके बारे में ये एनालिसिस, यहाँ पे ये कमेंट लिख दूंगा। अच्छा, कंक्लूजन में अपने इस विजन के बारे में लिखूंगा। तो ऐसे प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग करनी है आपको, है ना। तो आप चाहे पैराग्राफ में लिखते हो या अगर आप पॉइंट वाइज में लिखते हो, ये ब्लूप्रिंट बहुत ही रेडिकल शिफ्ट ला सकता है आपके प्लानिंग में। देखना, आप ब्लूप्रिंट से लिख के देखना, आपका आंसर ऑर्गेनाइज होगा, डिसिप्लिन में होगा, कनेक्टेड रहेगा, है ना, एंड थोड़ा और सिस्टमेटिक रहेगा। जहाँ इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन, जहाँ कंक्लूजन वहाँ कंक्लूजन है। मैंने देखा है बच्चे कंक्लूजन को इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा इस पैटर्न को यूज करना चाहिए। यही कुछ चीज आपको सपोर्ट मिलता है मिशन 5000 के प्रोग्राम में, पर जो सबसे बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा वो ये कि जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको दिखेगा कि आप लिख ही नहीं सकते जब तक आपको कुछ आर्टिकल पढ़ने ना मिले। देखो, मैं फिर से पढ़ के दिखाता हूँ। इवेलुएट द सक्सेस एंड लिमिटेशन ऑफ द अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन इन फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC STs यूथ। अब इवेलुएट करना है, तो इवेलुएट का मीनिंग समझाता हूं मैं आपको। तो मैंने आपको बताया ना, फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एक इंपॉर्टेंट की डिमांड है। इसका मतलब कि जब आप आंसर लिख रहे हो ना, तो हर जगह आपके पैराग्राफ में ये फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इंट्रो तो ठीक है, चलो इंट्रो हो गया, पर फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप आपके हर जगह ये पैराग्राफ में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उठाया कि भाई ये सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर 2020 में स्टेब्लिश हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ दिस माइनॉरिटी के बेसिस पर, SC STs और उनके बेसिस पर इसको लाया गया, इसके ऑब्जेक्टिव। अगर ये लिखे तो आप क्वेश्चन की डिमांड को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको हर समय, जब मैं बोलता हूँ की डिमांड क्या है, तो फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको हर समय फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ही बात करनी है ना। एंड देन कंक्लूजन लिखना है, क्योंकि इन फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप ये आपसे पूछ रहे हैं एमंग SC STs, वो भी है ना, SC STs, बिल्कुल पर्टिकुलर रहना है आपको। अच्छा देखो, अब हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है। और देखो, ये चीज आपको कहीं पता नहीं चलेगा सिवाय मिशन 5000 में। आप झक मार लेना, कोई नहीं बता पाएगा कि हाउ इवेलुएट एंड क्रिटिकल एग्जामिन इज डिफरेंट, पर यहीं पे पता चलेगा और आप जस्टिफाई फील भी करोगे कि यस, यही है आंसर। ऐसा इसलिए कि इवेलुएट का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी कॉपीज देते हो कि सर इसको इवेलुएट कर दो, मैंने आंसर लिखा है, तो आप क्या चाहते हो, मार्क्स। मार्क्स क्या बताता है, रैंकिंग ऑफ योर कॉपी। रैंकिंग का मतलब
लेवल, किस लेवल पे आपने आंसर लिखा है ना, हाई लेवल का है कि ऑर्डिनरी लेवल, एवरेज लेवल का है कि वेरी लाइक लो क्लास लेवल। तो ये लेवलिंग क्या होता है, लेवल करना का मतलब रैंकिंग करना, बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट। तो आपको भी यहाँ पे रैंक करना है कि कौन कौन से एफर्ट्स जो हमारे एस असीम ने अटेम्प्ट किया, उसका रैंकिंग क्या है, बेस्ट कौन सा है पोस्टिंग के एफर्ट में, एवरेज कौन सा है ना, एंड लो लो रिटर्न किस में कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे फोस्टरिंग जो असीम है, जो इसको फोस्टर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है सक्सेसफुल बनाने के लिए, किसको आप बेस्ट, अब यहीं पे आपको कुछ चीज चाहिए जो आप पढ़ो, नहीं तो बेईमानी हो जाएगी आपके साथ। बिना आपको कोई सपोर्ट मिले, आपको बोले चलो बताओ, और यहीं पर आपको सपोर्ट मिलता है हमारे टॉफी नोट्स का। आपको डाउन टू अर्थ और ये जितने इकोनॉमिक ईपीडब्ल्यू हैं, इन सब से जो अच्छे आर्टिकल्स हैं उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज करके आपको दिया जाता है, जिससे कि आप जब पढ़ो तो एक इन्फॉर्म्ड आंसर लिखो रादर देन की एज्यूम्ड आंसर। इन्फॉर्म आंसर में ही एक बहुत अच्छा प्रिडिक्शन आप निकाल सकते हो, डिसीजन अच्छा ले सकते हो। तो इसलिए इवैल्यूएशन याद रखना रैंकिंग होते हैं। अब रैंकिंग कैसे करोगे आप, तो रैंकिंग के लिए आपको कुछ चीज चाहिए पढ़ने के लिए ना। तो हमारे इस टॉफी नोट्स में आपको ये सारे केस स्टडीज मिलेंगे, प्रोमिनेंट केस स्टडीज। इस केस स्टडीज में क्या है कि ये जो आसिम है इसने टाई अप किया हुआ है आईआईटी कानपुर और आईआईटी टीबीआई ओडिशा के साथ। तो हम उनके केस स्टडीज और उनके थोड़े आउटकम के बारे में कमेंट के हिसाब से ना न्यूज़पेपर कटिंग लगा करके सब कुछ दिया रहेगा आपको, बिल्कुल प्रॉपर, जिससे पढ़ोगे तो इन्फॉर्म्ड और समझ में आएगा। और यही कुछ हमारा एम भी है, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत पढ़ाया जाए। पहले पढ़ा के क्वेश्चन ना दिया जाए, पहले क्वेश्चन देखे भी पढ़ने बोला जाए, तो माइंड ओपन होगा, अच्छा पढ़ना क्यों है, कैसे। तो इससे आप वेटेज दोगे कि कहाँ पे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। अब जैसा कि मैंने बोला कि इवेलुएट इसका की डिमांड है। तो इवेलुएट करने के लिए मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप रैंकिंग करो इसको। तो रैंकिंग कैसे करोगे, तो जब आप पढ़ोगे तो अब आपका, अब मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अब यहाँ पे यूज होगी। आपको अपने तरफ से कोशिश करना है कि सर मैंने ये सब तो पढ़ा, मेरे हिसाब से रैंक 1 ये है, रैंक 2 ये है, रैंक 3 ये है, और ये दोनों तो फेल हैं, ये दोनों ज्यादा काम नहीं करे, और ये तो लास्ट में है। इसी को बोलते हैं इवेलुएट करना, है ना। तो इसको जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो लिखोगे कैसे, और यूपीएससी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही है। जब तक आप किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज के रिफ्लेक्शंस को केस स्टडीज के रूप में, रिपोर्ट के रूप में, व्हाइट पेपर के रूप में नहीं देखोगे तो कैसे करोगे, थोड़ा सा आप तो चैलेंजिंग हो गया। एनसीईआरटी से नहीं लिख सकते अब ये, और ना ही किसी भी इंस्टीट्यूट के क्लास नोट से लिख सकते हो, क्योंकि कोई लोग ऐसे टैकल नहीं करते। इसमें इंस्टीट्यूट्स की कमी नहीं है, उनके पास टाइम ही कम रहता है कि आपको बहुत कुछ बता दिया जाए, जीरो से लेवल उठाते हैं वो आपका, है ना। तो आपको फाउंडेशन में ही वो इतना टाइम लग जाता है। और अब फाउंडेशन के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इस तरह की चीजों को पढ़ो। तो अब ये केस स्टडीज आपको कहाँ मिलेगा, टॉपी नोट्स, एज आई सेड। तो अब क्या है कि देखो ये टॉपी नोट्स में इस तरह से कंटेंट दिए रहते हैं। अब इसको पढ़ के आपको एनालिसिस करना है कि अच्छा आईआईटी कानपुर। तो अब देखो पहले तो हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है। तो जब इंट्रोडक्शन लिखोगे, इवेलुएट करना है, तो याद रखना, अगर आपने क्वेश्चन के डिमांड को पकड़ा, तो आप पहले क्या करोगे कि डायमेंशंस लिखोगे आप, कि डायमेंशंस ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स ऑन एक्सेस ऑफ फंड, है ना, नेटवर्किंग ऑफ मार्केट, है ना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, मेंटोरशिप, ऐसे करके लिखना है। क्योंकि ये आप क्या कर रहे हो, पैरामीटर तय कर रहे हो इवेलुएट करने का, है ना। पैरामीटर्स का मतलब एक पैमाना। जैसे हम लोग कॉपी चेक करते हैं ना, तो देखते हैं अच्छा बच्चा लॉजिकल चीज लिखा है कि नहीं, ये तो नहीं फैक्चुअल फैक्चुअल लिख दिया है, एनालिसिस किया है कि नहीं। तो हम लॉजिकल एनालिसिस, ये हमारा पैरामीटर होता है। वैसे ही आपके लिए ये पैरामीटर होगा कि देखते हैं कि जो असीम है, क्या वो मार्केट एक्सेस दे रहा है कि नहीं, नेटवर्क करा रहा है कि नहीं, टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है कि नहीं। अब थोड़ी सी आप असीम लेड जो हमारा इंक्यूबेशन है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना, इंक्यूबेशन सेंटर है। अब जब आपने इन दोनों को लिख दिया, अब हम करेंगे एनालिसिस। तो आपको बताना कि मेरे हिसाब से, एंड डोंट टेल कि दिस इज रैंक 1 2 3, इज यू हैव टू जस्ट से दिस आईआईटी कानपुर इज द बेस्ट लाइक आउटकम ऑफ एन असीम। व्हाई? बिकॉज जब आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि खेत निर्देशक एक स्टार्टअप बनाया है इन्होंने, और वो कैसा है
वो खेत निर्देशक, वो जो है एआई ड्रोन है ना। एआई ड्रोन मतलब कि वो ड्रोन के बेसिस पे वो एनालिसिस कर रहा होता है। और इसके अंदर ये पोटेंशियल है, जब आप पढ़ोगे तो इसमें रिमार्क भी है, इंसाइट्स भी है और इसकी रेलेवेंस भी है कि इस स्टार्टअप में एक पोटेंशियल है कि स्केल अप हो सकता है। तो देखो ये बिजनेस जो है ना, अभी स्टार्टअप में इसमें स्केल अप, तो आपको बताना, देखो ये क्योंकि ये स्केल अप हो सकता है, इसको और भी हम यूज कर सकते हैं बाकी जगह में, इसके पास एक इम्पैक्ट है कि डेमोक्रेटाइजेशन हो सकता है इसका, इसीलिए मुझे लगता है कि ये बेस्ट है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको अप्रूवल लेते रहना है कि सर मैंने सही सोचा कि नहीं सोचा, क्योंकि यूपीएससी देखती है कि बच्चा सोचता है कि नहीं। अगर आप उठा के वही फैक्ट्स लिखोगे तब तो गड़बड़ होगा। यहाँ पे आपकी कैपेसिटी, और यकीन मानो आपकी सोच, हम लोगों की सोच, मतलब हमारे जो एज के लोग हैं, जो ऑलरेडी एक मैच्योर लेवल पे आए हैं, उनसे बेहतर है आपकी सोच। बस थोड़ी सी साहस करनी है और कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि आप यूथ हो ना। यूथ माइंड बहुत फ्रेश माइंड होता है, इनोवेटिव माइंड होता है। तो आपको पढ़ के, मैं और आप जब इसमें एनालिसिस करेंगे तो आप बेहतर मेरे को एक्सट्रैक्ट करके निकाल पाओगे आइडिया। उसको थोड़ा कोशिश करना है यहाँ पे, और तुरंत स्पॉन्टेनियस, क्योंकि एग्जाम में आपको स्पॉन्टेनियसली लिखना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे दिमाग में बैठ जाते हैं, पर आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े आप बिना इंफॉर्मेशन के, बिना डेटा के ओपिनियन कैसे बनाओगे। तो आप आपने यहाँ पर इस पॉइंट को लिखा। ओके, जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब केस स्टडी 2 है, ये के आई आई टी टीबीआई उड़ीसा के बारे में। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि अच्छा, यहाँ ये जो केस स्टडी है कानपुर का, इसमें एससी जो यूथ है ना, एससी स्टार्टअप से स्टार्ट हुआ, शेड्यूल कास्ट के बेसिस पे। और जब हम उड़ीसा में आ रहे हैं तो उड़ीसा में क्या किया है कि जो के आई आई टी जो है, टीबीआई उड़ीसा का, उसने वहाँ की ट्राइबल जो फीमेल है, वुमेन है, उनके साथ एक स्टार्टअप्स बनाया है ना, इको ट्राइब नेचुरल के नाम पर, ये ट्राइबल उसमें। और वहाँ की जो उनके जो कल्चरल डायमेंशंस पे जो प्रोडक्ट है, उसका उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। और इससे क्या हुआ, इंक्लूजन किया, ये लोग जो बिजनेस में नहीं थे उनको इंक्लूसिव। तो आपको बताना है, अच्छा, इन डायमेंशंस के बाद कि आपने बताया, अच्छा मेरा ये आइडिया है कि पोस्टरिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपने बताया, और असीम के बारे में जब आपने यहाँ बताया, और कानपुर, आईआईटी कानपुर का जब आपने असेसमेंट किया, तो अब बताना है, देखो फॉर मी, एंड डोंट रिक्वायर टू टेल कि दिस इज रैंक नंबर 2, लाइक एज फार एज दिस इको ट्राइब नेचुरल्स। अब देखो, आपको इको ट्राइब नेचुरल्स के बारे में तो पता करना पड़ेगा ना, नहीं तो आप कैसे लिखोगे कि ये सक्सेस, ये आंसर को कैसे जानोगे। इसलिए आपको इस तरह के कंटेंट पढ़ने पड़ेंगे ना, जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल हैं, इस तरह से पढ़ने पड़ेंगे, रैंडम नहीं कि रोज सुबह न्यूज़पेपर उठाया। क्वेश्चन हम देंगे, आप उसके बेस में आपको सपोर्ट करेंगे, फिर पढ़ो, तो आप उस चीज को गहराई से ग्रैब कर पाओगे इंफॉर्मेशन को। अभी तो आप पढ़ोगे तो आप रिटेन भी नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की चीजों को पढ़ना, फिर इसमें देखना कि अच्छा अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा है कि हमने जेंडर जेंडर बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट किया है यहाँ पर, असीम ने। और इसमें क्या है कि जो उनके ट्रेडिशनल चीज है, उसको लाइवलीहुड के लिंक करते हुए उसको वाइबल बिजनेस मॉडल के रूप में बनाया। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी डिमांड था कि आप उसके लिमिटेशन को बताते जाओ। तो लिमिटेशन में क्या बताएंगे, जैसे कानपुर वाला है, तो वो अभी कॉस्टली है, उसको स्केल अप करने के लिए थोड़ा फंड की जरूरत है। वैसे ही ये जो है हमारा उड़ीसा का जो केस स्टडी है, इसमें क्या लिमिटेशन है, लैंग्वेज इज अ बैरियर, है ना। जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि लाइक इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज इज क्रिएटिंग अ ट्रबल, नहीं तो ये प्रोडक्ट और भी ट्राइबल कम्युनिटीज में फैल जाएगा, क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं ना, उनके लैंग्वेजेस हर 100-150 मीटर में डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक तरह का चैलेंजेस है। ठीक इसी तरह से जब आगे बढ़ोगे आप, तो आपको फिर से केस स्टडीज का सपोर्ट मिलेगा। तीसरी केस स्टडीज है हैदराबाद में। अब हैदराबाद में तो जैसा आपने देखा, इस तरह से ब्लूप्रिंट बनाना है आपको पहले, है ना। फिर जब आप यहाँ पे आओगे तो ये आपने आंसर लिख रखा है, यहाँ पे आईआईटी कानपुर के बारे में किया है, यहाँ पे उड़ीसा के आईआईटी के बारे में आपने देखा है। अब हैदराबाद में जब देखोगे तो यहाँ पे बताया कि देखो, एआई बेस्ड इन्होंने क्या किया है, एक स्टार्टअप बनाया है, क्विक एड। क्विक एड में क्या है, एग्रीकल्चर टेक, एग्रीकल्चर हेल्थ टेक, इसके बारे में एक जानकारी मिलती है, एआई ड्रिवेन है। और चूंकि ये एआई ड्रिवेन है, तो सनराइज इंडस्ट्रीज को ट्राइबल कम्युनिटीज और अर्बन
जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके साथ जोड़ा गया है। तो आपको ये बताना है कि देखो ये इनोवेटिव है और आज के एरा का है, तो इसलिए मैं इसको रैंक थर्ड मानता हूँ। पर इसकी लिमिटेशन है क्योंकि ये कॉस्टली है, इसको फंड की बहुत जरूरत है इसको ग्रो कराने के लिए। तो आपको हर जगह लिमिटेशन करना है। इसी प्रकार से आपको ऐसे चलते जाना है, आपको हर जगह एक रिपोर्ट मिलेगा और उसको एसेस करके अंदाज लगाना है आपको। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बगल में रख दिया। आपको एक साथ बहुत सारी रिपोर्ट मिलेंगे, चार पांच हैंडी हैं, एक पेज के रिपोर्ट्स रहते हैं, केस स्टडीज रहते हैं, और आप उसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हो और उसके बाद एक नोट्स बनाओ और उसके बाद ये आंसर लिखो। तो इसी तरह से देखो हर पेज के लिए, हर डायमेंशंस के लिए आपको नए केस। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर एक इन्फॉर्म्ड होगा और डरने की जरूरत नहीं कि सर इतना चीज पढ़ना पड़ेगा। रेफर करना पड़ेगा और अपने चीजों को, मीनिंगफुल चीजों को जस्ट जॉट डाउन करना है थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे निकाल के। इसी तरह से चीजों को आगे बढ़ाना है और फिर आपको आंसर लिखना है। तो इवेलुएट जब क्वेश्चन आता है तो आपको रैंकिंग करनी होती है, कौन सा बेहतरीन है, कौन सा औसत है, और कौन सा आपकी नजरों में अब तक सक्सेसफुल नहीं है। तो इस तरह से आ, ये टॉफी नोट्स है, आप टॉफी नोट्स के इस कंटेंट में एक्सेस कर सकते हैं जब आप इस नंबर पर टेक्स्ट करें 9821947700, और इस कोर्स को इनरोल करें तो आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। और अगर आपको इसका लिटमस टेस्ट चाहिए, लिटमस टेस्ट इन द सेंस कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तो आप एक बहुत ही छोटे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। एक टेंटेटिव सा क्वेश्चन है, इसी के में आप एक डिजाइन कर सकते हैं। तो हर संडे एक संडे सुप्रीम टेस्ट होता है, इसमें आप इस टेस्ट को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे आप पार्टिसिपेट करोगे तो टेस्ट का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है। आप 50 रुपीज दोगे तो आपको एक क्वेश्चन के टेस्ट मिलेंगे, वन क्वेश्चन। पर केवल क्वेश्चंस नहीं, आपको पूरा बुकलेट मिलेगा, उस बुकलेट को पढ़ना है। उसमें फिर वीडियो सपोर्ट मिलेगा, उस वीडियो सपोर्ट से उसको एनालाइज करना है और फिर उसके बाद अपनी ब्लूप्रिंट तैयार करके एक आंसर लिखना है। फिर हमारे बहुत एक्सपर्ट टीम्स हैं इवेलुएटर के, जितना आप आंसर लिखोगे, जितने वर्ड्स कंज्यूम करोगे, बिल्कुल उतने ही में वो इवेलुएट करते हैं आपके पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, जिससे कि आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं कि आप इतने एफर्ट के बाद भी क्यों आपके आंसर में कमी रह गई। तो आपको बहुत ही इंफॉर्म्ड तरीके से केयर किया जाता है जिससे आप आंसर लिखना स्टार्ट करो। और धीरे धीरे आप फिर इस तरह की हैबिट में आओगे तो शुरुआत आपको लगेगा अच्छा मुझे पढ़ के करना है, फिर एक बार ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि किसी एक आंसर का जो कंपोनेंट है आपके दूसरे क्वेश्चन के लिए काम कर रहा होगा, और इसी तरह से आप पढ़ सकोगे। यही तरीका है अब पढ़ने का। हम जब एआई के दौर में हैं, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, कंफ्यूजन का दौर है, तो सबसे अच्छा सजेशन क्या है, पीवाईक्यूज के बेसिस पे आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो, क्वेश्चन देखो, उसके कंटेंट बनाओ, फिर आंसर लिखो। तो वो आपको आइडिया भी देगा कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। उससे रिलेटेड जब माइंड आपके क्लियर होगा तो आप पकड़ भी लोगे, अच्छा मुझे ये पढ़ना है न्यूज़पेपर में, ये नहीं पढ़ना है, तो माइंड ट्रेंड एंड शार्पन होता चला जाएगा। तो ये संडे सुप्रीम टेस्ट को आप अटेम्प्ट ले सकते हो, उसी नंबर पे आप टेक्स्ट करके कर सकते हो। और इसके कुछ नियम हैं, अगर आप वन क्वेश्चन करोगे तो 50 रुपीज चार्ज है इसका, 12 मिनट्स में आपको लिखने हैं। 5 क्वेश्चन टेस्ट है, उसमें आपको अराउंड 250 रुपीज प्राइस है। अकॉर्डिंगली यू हैव 10 क्वेश्चन। मेरा सजेशन है कि 10 क्वेश्चन को कम से कम आप अटेम्प्ट करो, तो आपको सारे के सपोर्ट मिलेंगे, वीडियो सपोर्ट एंड दो स्टॉफी नोट सपोर्ट, और 1-1.5 घंटे में आपको लिखना है। और इसमें जो हमारा मेन मकसद है कि हम आपको फैसिलिटेट करें कि एवरी डे शुड बी योर टेस्ट डे। हर दिन 20 क्वेश्चन लिखो, 1.5 घंटे का टेस्ट सुबह, 1.5 घंटे का शाम को, so that when you're going to write 20 question every day, eventually you will going to complete around 6,000 answers before you're writing in a mains। सोचो जब 6,000 आंसर्स लिखोगे तो कितना रिफाइनमेंट आ चुका रहेगा आपका इस आंसर में। तो इसी रेफरेंस में इस प्रोग्राम को कुछ रूल्स भी हैं कि आप उस आंसर को लिख सकते हो, पर उसको रात के 9 से 12 के बीच में आपको आंसर डालना है उसमें। और अगर आपने उस दिन संडे को आंसर नहीं दिया तो नेक्स्ट डे भी दे सकते हो, पर इसमें जो प्राइस है उसके लिए आप फिर भागीदारी नहीं रह सकता। हैंड रिटेन ही लिखना है आपको ना, टाइप नहीं, क्योंकि टाइप में बहुत सारा मैनिपुलेशन आ जाता है। फिर तो हैंड रिटन लिखो, तब उससे आइडिया मिल सकता है। और हम इंफॉर्मेशन नहीं, लॉजिकल थिंकिंग वाले बेसिस वाले आंसर को अप्रिसिएट करते हैं इसमें। So there is a certain rules you can write between the 7 to 9 p.m. है ना, but you have to adhere within this rule to if you want to
be listed in the or be in the competition of this price value. Now, what price, that detail you will going to open to when you're going to enroll with this course. Okay. Now, we have this much for the session, and do join, because जब आप इसको अटेम्प्ट कर रहे होते हैं इस कोर्स को, तो प्रोग्रेसिवली, स्लोली ही सही, आपकी थिंकिंग शार्पन होने लगती। थिंकिंग शार्पन होने का मतलब, अब आप क्वेश्चन देखते ही आपके सामने स्ट्रक्चर बन जाएगा आंसर का, और बिल्कुल डीप एनालिसिस करने लग जाओगे। डीप एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी कभी क्वेश्चन आपकी नॉलेज को जांचने के लिए नहीं देती, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी को देखती। तो जितना इन डेप्थ सोचोगे ना, उतना सही सॉल्यूशन लाके दोगे। और इस अटेम्प्ट से अगर आप करते रहोगे तो एक तरह से क्वेश्चन का बैंक आप बना लोगे। और सोचो 5,000 क्वेश्चन का बैंक, क्योंकि जब आप ट्राई कर रहे होगे तो एक क्वेश्चन आपको दूसरे एक क्वेश्चन का कंपोनेंट आपको दूसरे आंसर के लिए सपोर्ट करेगा। सो वी हैव दिस मच फॉर द सेशन। थैंक यू वेरी मच।